मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि हम लोग आज से अपने एक्ट शुरू करेंगे लेबर लॉज के। जैसे कि मैंने बताया आपको, लेबर लॉज में 6 एक्ट्स हैं, जिसमें से आज मैं आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से शुरुआत कर रही हूँ। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एक छोटा सा एक्ट है जिसको हम शुरू करते हैं। पहले बहुत सारे एक्ट वुमेन के लिए बने हुए थे, ये एक ऐसा इकलौता एक्ट है जो स्पेशली वुमेन के लिए बना हुआ है, और वो भी उन वुमेन के लिए जो अभी प्रेग्नेंट है और उनको बेबी डिलीवर करना है। तो उस दौरान उनको जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बहुत सारे एक्ट्स थे जो बने हुए थे विमेन के लिए अलग अलग स्टेट लेवल पर, बट इन सारे एक्ट्स के अलग अलग इम्प्लीमेंट होने की वजह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी। तो इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए और मैटरनिटी बेनिफिट्स देने के लिए 1961 में एक बहुत बड़ा एक्ट आया जिसका नाम था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। और इस एक्ट के आने के बाद जितने भी एक्ट स्टेट लेवल्स पे अलग अलग थे वो सारे के सारे मर्ज कर इसी एक्ट में मिला दिए गए, और 1972 तक ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया और यूनिफाइडली पूरी इंडिया में इसको माना जाने लगा। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए 1988 में अमेंडमेंट्स हुए। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की जो एप्लीकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया है। अब ये जो बेनिफिट्स हैं वो कहाँ कहाँ लागू होते हैं। ये वाले जो बेनिफिट्स हैं, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस, एक्रोबैटिक्स, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स, सर्कस, फिजिकल एक्सरसाइज वर्क, गवर्नमेंट, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, सब जगह अप्लाई होता है। जहां पर औरतें काम करती हैं, फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन में, एक्रोबैटिक्स में, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स, सर्कस, फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जहां पर भी फिजिकल वर्क वुमेन का होता है या स्टैंडिंग वर्क वुमेन का होता है वहां पर सब जगह ये एप्लीकेबल है। दूसरा, लास्ट 12 मंथ्स में कम से कम उस एस्टेब्लिशमेंट में कोई एक दिन 10 लोग रहे हो, 10 एम्प्लॉयज़ रहे हो काम करने वाले, तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देने के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड प्रीरिक्विजिट इज, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को 2 महीने का नोटिस देकर कह सकती है ऑफिशियल गैजेट में रिलीज कर कि आप लोग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देना शुरू करें। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 2 महीने पहले एक नोटिस देकर ऑफिशियल गैजेट में निकलवाकर उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, सब जगह। एक ही ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को बनाने का कि हर जगह वुमेन को बर्थ के दौरान, बेबी को डिलीवर करते टाइम उनको जॉब सिक्योरिटी रहे, साथ ही साथ उनको ये चिंता ना रहे कि मेरी नौकरी चली जाएगी। तो जॉब रेगुलेशन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क ऑफ विमेन। अगर विमेन की जो बात की जाए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई होता है इसके अंदर, तो जो एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, या तो आपको एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी पता हो जो कि बहुत रेयरली पता होता है, या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को लेके चलते हैं जो मिनिमम इसका क्राइटेरिया है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से कुछ टाइम पीरियड पहले और कुछ टाइम पीरियड बाद का ये जो एक टाइम पीरियड होता है वो चलता है। पहला बेबी अगर आप डिलीवर करने जा रहे हैं तो 26 हफ्तों का टाइम होता है, दूसरे बेबी में भी 26 वीक्स का टाइम होता है, और थर्ड बेबी में यही टाइम घटकर 12 वीक्स का हो जाता है। अब इसको सेग्रीगेट कैसे किया जा रहा है वो हम आगे बताएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जैसे जो एक्सपेक्टेड या एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी है उससे कुछ टाइम पीरियड पहले और कुछ टाइम पीरियड बाद, वो जो कुछ टाइम पीरियड है वो है 8 हफ्ते पहले और 18 हफ्ते बाद। मतलब जैसे अगर आपका 30 जून अगर आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है तो आप उससे 8 हफ्ते पहले का हिसाब लगा लीजिए, तब वो वुमेन अप्लाई कर सकती है कि मैं अब से आगे नहीं आऊँगी, या एम्प्लॉयर खुद कह देता है कि अब आप छुट्टी पे जाइए, अब आपका यहाँ से मैटरनिटी बेनिफिट शुरू हो जाता है। और उसके बाद 18 हफ्तों तक उस लेडी को घर पे ही रेस्ट करना है, उसको बाहर नहीं आना जॉब पे, ना वो खुद काम करने के लिए अप्लाई कर सकती है वहां पर, और ना ही एम्प्लॉयर उसको ज़बरदस्ती बुला सकता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है क्योंकि इसके लिए एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा अगर वो उसको बुलाता है। तो उसको कोई मेहनत का काम नहीं करना, कोई उसको स्टैंडिंग वर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये जो डेट ऑफ डिलीवरी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये इसका बेस क्राइटेरिया रहेगा। क्यों ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि उसको नहीं आना वहाँ काम पे, ताकि अनबॉर्न बेबी की हेल्थ के ऊपर कोई असर ना पड़े,
उसकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई ऐसा डेट्रीमेंटल काम ना करे जो कि उसकी हेल्थ पर इल इफेक्ट डाले। तो ये इसके रीजंस है रिस्ट्रिक्शंस लगाने के। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या क्या मेजर क्राइटेरिया है। सबसे पहला, क्या अमाउंट मिलेगा किसी भी लेडी को, उसका मैटरनिटी बेनिफिट क्या मिलेगा। इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ पीरियड शी हैज ऑलरेडी वर्क फॉर दैट एस्टेब्लिशमेंट। इट इज कैलकुलेटेड, उसके वेजेस के ऊपर, उसकी एवरेज वेज के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कि उसने कितने महीने जॉब की है, उसके हिसाब से उसका मैटरनिटी बेनिफिट निकाला जाता है। तरीका क्या होता है, एवरेज डेली वेज निकालते हैं उसका बाय अमाउंट अर्न इन 3 months डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन 3 months। सपोज अगर उसने 3 महीने का निकलवाना है तो 3 महीने का एक एग्जांपल लेके बताया है कि जितना अमाउंट उसका 3 महीने का बनता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन 3 months, तो उससे उसका एवरेज डेली वेज निकल आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर जो बेनिफिट उसको मिलना है। दूसरा, उसकी एलिजिबिलिटी कैसे निकालेंगे आप, कि किसी भी लेडी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि वेदर शी इज एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट बेनिफिट और नॉट। इफ शी हैज वर्कड फॉर एटलीस्ट 80 days इन लास्ट 12 months, पिछले 1 साल के अंदर अंदर अगर उसने कुल मिलाकर 80 दिन काम किया है तो शी इज एलिजिबल फॉर टेकिंग दिस बेनिफिट। कैसे, सपोज मैंने 6 महीने पहले नौकरी पकड़ी है, अब उस 6 महीने में मैं टोटल 70 दिन आई हूँ काम करने के लिए उस एस्टेब्लिशमेंट में, तो उन 70 दिनों के हिसाब से तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर अगर उस 70 दिन के अलावा 10 हॉलीडेज थी या कुछ ले ऑफ के डेज थे 10-12, तो अगर उनको मिलाया जाए तो मेरा 80 दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि हॉलीडेज और ले ऑफ का टाइम पीरियड इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो 80 दिन होने चाहिए किसी भी तरीके से। अगर कोई विमेन 80 डेज का उसको मैटरनिटी बेनिफिट अगर काम करती है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। उसके वर्किंग डेज 80 होने चाहिए कम से कम। उसके बाद उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है मैटरनिटी बेनिफिट की, मैंने आपको बताया 26 हफ्ते फर्स्ट बेबी, 26 हफ्ते सेकेंड बेबी एंड 12 वीक्स थर्ड बेबी। और वो 26 हफ्ते डिवाइड होंगे 8 + 18, 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी एंड 18 वीक्स आफ्टर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी से। और अगर 12 हफ्तों की बात आ रही है तो 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद, 6 + 6 का क्राइटेरिया फिक्स है। उसके बाद किस तरीके से जो उसके नॉमिनी को पैसा डिलीवर किया जाएगा, मतलब अगर देखो 4 चीज़ें हो सकती हैं। जब भी कोई लेडी बेबी को डिलीवर करती है तो उसमें कई बार मिसहैपनिंग होने के चांसेस रहते हैं। 4 केसेस होंगे, या तो दोनों स्वस्थ होंगे, या दोनों की डेथ हो जाएगी, या लेडी की डेथ हो जाए बच्चा बच जाए, या बच्चे की डेथ हो जाए बच्चे की डेथ हो जाए और लेडी बच जाए। तो ये 4 केसेस पॉसिबल है। अब इन चारों केसेस में उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, देखिए अगर दोनों अलाइव है, बड़ी खुशी की बात है, तो पूरा का पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा। अगर दोनों में से एक की डेथ हो जाती है तो भी फुल बेनिफिट मिलेगा। लेडी जिंदा है बच्चा चला जाए तो भी, और बच्चा जिंदा है लेडी चली जाए तो भी फुल बेनिफिट मिलेगा बीइंग अ नॉमिनी। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उसको बेनिफिट मिलता है टिल हर एंड हर चाइल्ड्स डेथ। जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन तक का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। एंड एक केस और भी बनता है इसमें, सपोज लेडी की डेथ हो गई ऑन द टेबल, डिलीवरी टेबल पे, और उसके बाद बच्चा सर्वाइव कर जाता है और बच्चा उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मर जाता है, कोई इसको जॉन्डिस हो गया या कुछ हो गया, उसके 2 हफ्ते के बाद वो मर जाता है। तो उस 2 हफ्ते के बाद जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का बेनिफिट उनको मिलता है। तो बेसिकली ये आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से इसका कॉम्पेंसेशन हो गया कि कितना उसको मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोरफीचर ऑफ बेनिफिट। अब ये जो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं ये फोरफिट भी किए जा सकते हैं। तो इस बेनिफिट को फोरफिट किन कंडीशंस में किया जा सकता है, देखो कई बार ना लोग लालची बहुत हो जाते हैं। सपोज एक लेडी को 3rd बेबी हुआ है और 3rd बेबी के दौरान उसको 12 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, 6 हफ्ते पहले 6 हफ्ते बाद में। अब 6 हफ्ते जब बाद वाला टाइम पीरियड चल रहा था तो 3 हफ्ते के बाद लेडी को ऐसा लगने लग जाता अब तो मैं पक्की खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब ये 3 हफ्ते मुझे एम्प्लॉयर तो रखेगा नहीं, 3 हफ्ते बाद ही जा सकती हूँ वहाँ, तो मैं खाली बैठी हूँ, एक काम करती हूँ, पड़ोस में एक एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ जाके काम कर लेती हूँ। तब तक वो वहाँ चली जाती है काम करने के लिए। तो ये बात पता चलते ही उसका सारा मैटरनिटी बेनिफिट फोरफिट हो जाएगा, उसको कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर कोई औरत ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करती है या लालची हो जाती है तो उस केस में उसका पूरा बेनिफिट फोरफिट हो जाना चाहिए, हो भी जाता है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक की कि नोटिस कैसे दे वो अपने बेनिफिट को क्लेम करने के लिए, अपने एम्प्लॉयर को कब बताएगी, कैसे बताएगी, क्या क्या बताएगी, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए कंटेंट तो चाहिए ना लिखने के लिए। तो उसमें फर्स्ट स्टेप उसका होता है कि वो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को नोटिस कैसे देगी। सबसे पहला उसका जो नोटिस है, फर्स्ट स्टेप, नोटिस टू द एम्प्लॉयर इन राइटिंग में होना चाहिए, एम्प्लॉयर को होना चाहिए, बाय एम्प्लॉय होना चाहिए, विमेन एम्प्लॉय, ठीक है, एंड टू एम्प्लॉयर हु विल गिव हर कॉम्पेंसेशन। उसके बाद उस नोटिस के अंदर वो अपने नॉमिनी का नाम भी लिखेगी कि किसको मिलेगा, अपना नाम लिखेगी, साथ में अपने नॉमिनी का नाम लिखेगी कि इनकेस मेरी डेथ हो जाए तो ये क्लेम किसको देना। एंड लास्ट वो डिक्लेयर करेगी, उसमें एक प्रॉमिस करेगी कि इस दौरान, ये जो बीच में बेनिफिशियरी टाइम है, इस टाइम पे मैं कहीं किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं करूंगी। सॉरी। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका डेट मेंशन करना है उसके अंदर कि वो किस डेट से लीव लेगी। मतलब अगर उसका सेकंड बेबी है तो 26 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले की उसको डेट उसमें मेंशन करनी है कि मैं किस डेट से छुट्टी लेना चाहती हूँ। उसके बाद थर्ड थिंग, नोटिस जो होगा वो डिलीवरी डेट से 8 हफ्ते पहले तो वो दे देगी, तो उसको फुल बेनिफिट मिलेगा। और अगर उसके बाद, अगर इन केस कभी कभी क्या होता है, लेडीज बिना नोटिस दिए छुट्टी पे चली जाती है या वो आफ्टर द डिलीवरी नोटिस देती हैं, तो उन दोनों केसेस में भी लेडी को पूरा बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि आपने हमें नोटिस नहीं दिया, इस वजह से हम आपको कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे या बेनिफिट्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अधिकार सरकार ने औरतों को अधिकार दिया है, तो वो इस चीज का पूरा बेनिफिट उठाएंगे कि नोटिस बाद में दे दे या दे ही ना, तो भी बस उसको अपने बच्चा होने का प्रूफ देना पड़ेगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए या समथिंग कुछ भी, तो उससे वो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अब ये जो बेनिफिट है उसको मिलेगा कब, ये बात कर लेते हैं। सपोज अगर उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 20 तारीख है, तो 20 तारीख से पहले जब वो छुट्टी पे जा रही है तो एडवांस में उसको मिल जाएगा 8 हफ्तों के हिसाब से पैसा, जो भी उसके वेजेस है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके, और बाकी का पैसा उसको मिलेगा उसके बच्चे की डिलीवरी होने के बाद, जब वो प्रूफ देगी अपने एम्प्लॉयर को कि मेरा बेबी हो गया है और ये इसका मैं एक डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ भेज रही हूँ, तो उसके 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर उसको वो बेनिफिट उसको देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। तो ये है उसका बेनिफिट लेने का तरीका, उसका नोटिस का तरीका, और कैसे मिलेगा, डिवाइड होगा बेनिफिट, ये। तो ओवरऑल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सिर्फ इतना ही है। 1961 में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि इन व्हाट केस मैटरनिटी बेनिफिट इज फॉरफिटेड। तो आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे 6 हफ्ते की छुट्टी है या उसने 2 हफ्ते किसी और एस्टेब्लिशमेंट में जाके काम करना शुरू कर दिया, तो उसका बेनिफिट फोरफिट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया कि वो किस तरीके से नोटिस देगी अपने एम्प्लॉयर को, तो आप ये वाला सेक्शन लिख सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट में समझाया। अगर आपसे पूछा जाए कि बेनिफिट दिए क्यों जाते हैं या रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जा सकती हैं, तो आप ये सब लिख सकते हैं। इन नटशेल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ऊपर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए तो ये कंटेंट सफिशिएंट है आपके लिए। आप आराम से इसकी 2 लाइनों में हिस्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका स्कोप, इसके रिस्ट्रिक्शंस, रीजंस फॉर रिस्ट्रिक्शंस, पेमेंट के राइट्स, पेमेंट का तरीका, 4 फीचर के रीजंस और स्टेप 2 गिव नोटिस, ये सारा उसमें अगर आप लिखेंगे, बाकी हम आगे पीछे लिखने में तो उस्ताद हैं ही सारे के सारे, आपको पता है हिस्ट्री विस्ट्री सब डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और चीज़ों को थोड़ा सा एक्टिव पैसिव करना सीखिए ताकि आपका कंटेंट बढ़ जाए। आई मीन टू से लाइन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कीजिए और दोबारा से उसको नीचे लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जरूर लिखिए लॉन्ग क्वेश्चन में, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाइए ताकि एग्जामिनर को चेक करने में मज़ा आता है। बीइंग ए चेकर मैं जानती हूँ पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो हमारा मार्क्स देने का भी दिल करता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, खाली एक आंसर लिखना मैटर नहीं करता। तो दिस इज ऑल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब इसके बाद जो अगला एक्ट मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। थैंक यू।